गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम राजस्थान अध्ययन में कक्षा 6 की जो बुक पढ़ रहे थे उसमें हमारा टॉपिक था राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान का भौतिक स्वरूप में हमने 2 भाग पहले बना दिए। आज ये तीसरा भाग है और उसमें आज जो तीसरा भाग है उसमें हम पूर्वी मैदान ले रहे हैं। कल और परसों जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट में थार का मरुस्थल, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ली थी। फिर उसके बाद पढ़ा अरावली पर्वत। आज जो बारी है आज है इस पूर्वी मैदानी भाग की। आज जो हम पढ़ेंगे वो है पूर्वी मैदानी। अब पूर्वी मैदानी जो क्षेत्र है यानी कि ये वाला जो क्षेत्र, ये पूरा जो क्षेत्र है ये पूर्वी मैदान के अंतर्गत आता है। अब जैसे कि हमने थार के मरुस्थल के बारे में देखा था कि इसका क्षेत्रफल 61% है, ठीक है। अरावली का 9% है। तो पूर्वी मैदान का कितना प्रतिशत भाग है? तो पूर्वी मैदान का जो भाग है वो 23% भाग है। पूर्वी मैदान का जो क्षेत्रफल है यानी कि ये जो भाग है ये पूरा ये 23% भाग पर फैला हुआ है पूर्वी मैदान। अब पूर्वी मैदान कैसे बना हुआ है? अब ये पूर्वी मैदान का जो निर्माण हुआ है ये चंबल, बनास व बाणगंगा नदी, बाणगंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। ये चंबल, बनास और बाणगंगा की सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग है ये, ठीक है। अब ये राजस्थान के 23% भाग पर है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है, अब ये एक तो अरावली के पूर्व में ये अरावली, ठीक, ये वाला जो भाग है ये अरावली, ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व, यानी पूर्वी मैदान जो है अरावली के पूर्व में स्थित है, पूर्व में स्थित है। अब इसकी जैसे उत्पत्ति की हम बात करें, पूर्वी मैदान की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति नवजीवी महाकल्प के चतुर्थक कल्प में, नवजीवी महाकल्प के चतुर्थक कल्प में हुआ है। और ये जो पूर्वी मैदान है गंगा यमुना की सहायक नदियों द्वारा यहाँ पर जलोढ़ मृदा का जमाव है। जलोढ़ मृदा का मतलब जलोढ़ मृदा का जमा, यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यहाँ पर जलोढ़ मृदा। अब ये जो मैदान है ये चंबल, बनास और बाणगंगा नदी द्वारा तो निर्मित है अपने राजस्थान में, लेकिन जो गंगा और यमुना की सहायक नदी है उसकी जो जलोढ़ मृदा का जो जमाव है उसके द्वारा निर्मित जमाव है ये, ठीक है, जो कि अत्यधिक, अब ये जो जलोढ़ मृदा है ये अत्यधिक उपजाऊ है और इसी अत्यधिक उपजाऊ जमीन के कारण यहाँ पर, अब जैसे हमारे राजस्थान में जो लोग हैं वो ज़्यादातर कृषि पे निर्भर है। राजस्थान में क्या पूरे भारत में हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादातर कृषि पर निर्भर है। अब जहाँ पर अत्यधिक भूमि उपजाऊ होगी लोग वहाँ पर रहेंगे, यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो 40% के लगभग, वैसे तो 39.49 है, लेकिन ये पीछे जैसे 5+ अगर कोई संख्या आ जाती है तो वो आगे वाली संख्या में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसलिए हम इसको 40% मानते हैं। यानी कि ये जो पूर्वी मैदानी भाग है ये 40% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। अब 40% मैंने यहाँ भी बताया था, लेकिन वो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व बताया था, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। लेकिन यहाँ पर जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, सर्वाधिक जनघनत्व है। कारण ये है कि यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, उसकी वजह से यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है। उपजाऊ होने की वजह से यहाँ के लोग, मतलब यहाँ पर कृषि अच्छी होती है, इसकी वजह से लोग कृषि पर
मतलब अब हमारे जो राजस्थान के लोग हैं वो ज़्यादातर कृषि पर निर्भर है, उसकी वजह से ज़्यादा जनघनत्व जो पाया जाता है इस क्षेत्र में पाया जाता है। अब यहाँ जो वर्षा होती है, वर्षा जो यहाँ होती है वो 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होती है पूर्वी मैदान। अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, कौन कौन से ज़िले में ये फैला हुआ है। अब जैसे हम विस्तार की अगर बात करें तो ये पूरा क्षेत्र है, इसके पूरे जो ज़िले हैं वो मैं इधर लिख देता हूँ। सवाई माधोपुर हो गया, सवाई माधोपुर के बाद करौली हो गया, करौली के बाद भीलवाड़ा हो गया, भीलवाड़ा के बाद टोंक के बाद भरतपुर अलवर जयपुर हो गया, धौलपुर। ये सारे के सारे ज़िले ये वाला जो ज़िले हैं ये नीचे दक्षिणी पूर्वी पठार आ गया। अब धौलपुर हो गया, धौलपुर के बाद नीचे जो क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र भी आ गया, ठीक है। डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा बांसवाड़ा के बाद एक जो ज़िला है चित्तौड़गढ़। यानी कि इसका पूर्वी मैदान का जो विस्तार है वो इन ज़िलों में है। सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर, अलवर, जयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर है, टोंक वगैरह ये जो ज़िले हैं, ठीक है। इन ज़िलों में लगभग 40% इन्हीं ज़िलों की जो 40% जनसंख्या है ये यहाँ पर निवास करती है। और ये जो पूर्वी मैदान है ये 23% भाग पर फैला हुआ है। अब यहाँ की जो विशेषता है, एक चीज़ यहाँ के बारे में ध्यान रखना, बीहड़ नहीं, बीड़। यहाँ पर उगने वाली एक प्राकृतिक घास है, जिसे बीड़ कहते हैं। प्राकृतिक घास यानी जो ऑटोमेटिक उगती है, उसको कोई मनुष्य नहीं लगाता है, ठीक है। अब ये जो पूर्वी मैदान है, इस पूर्वी मैदान को भौगोलिक संरचना के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला चंबल का बेसिन बोल दो, चंबल बेसिन हो गया, ठीक है। दूसरा जो है बनास बाणगंगा बेसिन, और नेक्स्ट जो है तीसरा जो है वो है माही बेसिन। यानी कि ये जो पूर्वी मैदान है, इसी पूर्वी मैदान को भौगोलिक संरचना के आधार पर यानी भूमि की बनावट के आधार पर वापस इसको 3 भागों में बांट दिया है। चंबल का बेसिन, बनास और बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन। अब जैसे हम इसी को नेक्स्ट हम समझेंगे कि चंबल के बेसिन में क्या है। अब चंबल का बेसिन क्यों फेमस है? अब चंबल का बेसिन आपने कहीं मूवी देखी हो तो कहा जाता है कि चंबल के बीहड़ों में रहने वाले डाकू, यानी चंबल का जो बेसिन है वो अपने बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यानी बीहड़ क्या चीज़ है? ये बीहड़ जो है कोटा से लेकर धौलपुर तक उबड़ खाबड़ जो भूभाग है, उसे बीहड़, डांग, उत्खात भूमि या फिर बेडलैंड के नाम से जाना जाता है। यानी कि चंबल का जो बेसिन है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यानी वहाँ की जो ज़मीन है वो उबड़ खाबड़ है, ठीक है। और वहाँ पर जैसे जंगल टाइप का है जहाँ पर लोग मतलब अंदर डाकू रहते हैं, और बीहड़, चंबल का जो बीहड़ है ये इसी के कारण प्रसिद्ध है। कोटा से लेकर धौलपुर तक इसका
विस्तार है और उबड़ खाबड़ भूभाग है, जिसको बिहड़ भी कहते हैं, डांग भी कहते हैं, उत्खात भूमि भी कहते हैं और पेडलैंड भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो भाग है, ये जो बिहड़ है ना, ये चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र है। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र, चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ भाग, उसे बिहड़ कहते हैं। अब दूसरा जो भाग है, ये तो पहला ले लिया हमने, चंबल बेसिन लिया था हमने, चंबल बेसिन। अब दूसरा है, वो है बनास बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन। अब ये बेसिन का अर्थ क्या है? जैसे मैंने ऊपर चंबल बेसिन पढ़ाया, चंबल बेसिन पढ़ाया, अब बेसिन का क्या मतलब है? यानी कि बेसिन का अर्थ ये है कि नदियों द्वारा जो निर्मित मैदान होते हैं, उनको बेसिन कहते हैं। तो अब बनास बाणगंगा मैदान बेसिन जो है, इसके अंतर्गत क्या क्या है? तो इसके अंदर एक है रोही का मैदान, रोही का मैदान। इसकी जो विशेषता है वो बता रहा हूँ मैं, रोही का मैदान। अब ये रोही का मैदान कहाँ बना हुआ है? ये जयपुर से लेकर, जयपुर से भरतपुर तक, भरतपुर तक बाणगंगा, बाणगंगा प्लस यमुना, बाणगंगा प्लस यमुना नदियों के मध्य स्थित जो मैदानी प्रदेश है, जयपुर से भरतपुर के बीच बाणगंगा और यमुना नदी के बीच जो मैदानी प्रदेश है, उसको रोही का मैदान करते हैं। नेक्स्ट जो है मालपुरा, मालपुरा इसी बनास बाणगंगा बेसिन के जो विशेषता है वो बता रहा हूँ मैं। मालपुरा करौली मैदान, मालपुरा करौली मैदान। अब ये कहाँ कहाँ है? ये जो क्षेत्र है, ये मालपुरा टोंक से, मालपुरा टोंक से, मालपुरा टोंक से करौली के मध्य, करौली के मध्य बनास और बाणगंगा नदी, बनास और बाणगंगा नदियों के मध्य, यानी मालपुरा टोंक से लेकर करौली तक बनास और बाणगंगा नदियों के मध्य जो मैदान है या प्रदेश है, उसे मालपुरा करौली मैदान के नाम से जाना जाता है। एक इसमें आता है खेराड़ प्रदेश, खेराड़ प्रदेश। अब ये खेराड़ प्रदेश कहाँ है? खेराड़ प्रदेश जो है, ये जहाजपुर भीलवाड़ा से, जहाजपुर भीलवाड़ा से लेकर, जहाजपुर भीलवाड़ा से लेकर टोंक तक, से टोंक तक बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान, बनास नदी द्वारा निर्मित जो मैदान है खेराड़ प्रदेश, यानी कि जहाजपुर भीलवाड़ा से लेकर टोंक तक बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान जो है, उसे खेराड़ प्रदेश कहते हैं। बनास बाणगंगा बेसिन के अंतर्गत आता है। और इसके एक मैदान और है, उसे कहते हैं पिडमोंट, पिडमोंट का मैदान, पिडमोंट का मैदान। अब ये पिडमोंट का जो मैदान है, ये देवगढ़, देवगढ़ अपने राजसमंद में, देवगढ़ राजसमंद से, देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा, देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य, भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित, बनास नदी द्वारा निर्मित अवशिष्ट पहाड़ी युक्त मैदान है, अवशिष्ट पहाड़ी युक्त मैदान है ये। ठीक है, ये बनास बाणगंगा बेसिन से संबंधित मैदान हो गए। अब है अपना माही बेसिन। अब माही बेसिन के बारे में अगर हम देखें, माही बेसिन तीसरा जो ले रहा हूं मैं, माही बेसिन, माही बेसिन यानी कि बेसिन का अर्थ ये नदियों द्वारा निर्मित। अब माही, माही एक नदी है और माही नदी द्वारा निर्मित बेसिन, यानी कि राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, जैसे ये जो राजस्थान है अपना, ये जो दक्षिणी भाग है, ये जो दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग में माही नदी के आसपास, माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसको माही बेसिन के नाम से जाना जाता है। अब इसमें एक जो मुख्य रूप से प्रसिद्ध है वो है छप्पन का मैदान,
56 का मैदान। 56 का जो मैदान है ये प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा के मध्य, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य माही नदी द्वारा जो निर्मित जो मैदान है उसको 56 का मैदान कहते हैं। और इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 56 गांवों प्लस 56 नदी नालों का समूह होने के कारण इसको 56 नदी नालों का समूह होने के कारण इसको 56 का मैदान कहते हैं। अर्थात 56 का मैदान किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ से लेकर बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के किनारे स्थित 56 गांवों या 56 नदी नालों के समूह को 56 का मैदान कहते हैं। नेक्स्ट है कांठल। अब जैसे हम कांठल की बात कर रहे हैं, कांठल का मैदान, कांठल का जो मैदान है ये प्रतापगढ़ में माही नदी द्वारा निर्मित या माही नदी के किनारे का जो तटवर्ती मैदान है उसे कांठल का मैदान कहते हैं। फिर इसमें वागड़ प्रदेश, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसे वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये आज अपने पूरी मैदान का पूरा विस्तृत वर्णन हो गया। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट करने से मुझे पता चलेगा इसमें मुझे और क्या सुधार करना और क्या नहीं करना है। अब इसका जो नेक्स्ट जो अपना भाग रह रहा है वो रह रहा है दक्षिणी पूर्वी पठार। उसको मैं कल पूरा करवा दूंगा, क्योंकि इसको बिल्कुल बारीक से मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से ये मैटर समझ में आ जाए। तो ये आज तीसरा भाग था और राजस्थान का जो पूर्वी मैदान था उसका भाग था। इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।